Okay, all right. So to give you an introduction, my name is Barkha Jamwal. I'll be taking legal aspects of business, legal environment of business paper. I know some of you. I do not know many of you, right? So over the time we'll be interacting more and then I'll be knowing you more, right? जिन्होंने भी मे बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट HRD लिया था उनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने बाकी कोई ऑप्शनल लिया था उनको मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है? बट ये कोर पेपर है, हेंस एवरीबडी इज हेयर, देयरफॉर वील बी इंटरैक्टिंग इन द नेक्स्ट सेशंस. ऑल राइट, सो इस पेपर का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं. नंबर 1 यूनिट टॉक्स अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. ये हम एंड में करेंगे, राइट? जब हमारा पूरा लीगल एक्ट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम बिजनेस मैनेजमेंट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे. यूनिट 1 एंड में. यूनिट 2 टॉक्स अबाउट कमर्शियल लॉज. कमर्शियल लॉज के अंदर सबसे पहला एक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? जिसने पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या मेन हेड्स आते हैं? Is a contract. Very good. An agreement which is enforceable by law is a contract. What is an agreement then? My proposal is accepted and consideration is executed. Okay. कुछ टर्म्स सुनने में आ रही है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? एक और वर्ड आई थी, offer when accepted becomes a promise. Promise when combined with consideration becomes an agreement. Agreement when enforceable by law becomes a contract. Offer क्या होता है? What is an offer? Offer की एक alternate term किसी ने बोली थी proposal. Correct. ठीक है. What is proposal slash offer? I am Having one's views in someone in front of someone else. having One's views, own views, other views. offer is, let's say I am proposing to sell something or I am offering to buy something. मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं ऑफर दे रही हूँ कि मुझे आपसे आपका फ़ोन चाहिए सेकेंड हैंड. ऑफर टू बाय. मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरा ये फ़ोन बेचना है आपको. ऑफर टू सेल. ऑफर कुड बी एनीथिंग, बाय या सेल. ये नहीं सोचना है कि ऑफर है तो हमेशा सेल का ही ऑफर होगा. नो, ऑफर कुड बी ऑफ बाइंग ऑल्सो, राइट? एक्सेप्टेंस यहाँ पे है स्पेसिफिक ऑफर. मैंने इसको ऑफर दिया है टू बाय हिज फोन, सेकेंड हैंड फोन, राइट? स्पेसिफिक ऑफर. मैं जनरलाइज्ड वे में बोल रही हूँ कि मुझे 10,000 से कम जो भी अपना फ़ोन बेचने के लिए रेडी है वो दे दे. जनरल ऑफर. किसी कस्टमर्स को फ़ोन पे मैसेज आता है कोड के साथ, स्पेसिफिक ऑफर. जनरल ऑफर, सेल 50% ऑफ, एवरीबडी हु सीज इट कैन क्लेम इट. जनरल ऑफर. ठीक है? यस, yes, offer and proposal same. I am proposing to buy, I am proposing to sell. मैं अपने टर्म अपने बिहाफ पे बोल रही हूँ कि I offer to sell, I offer to buy. Yes, same. Acceptance क्या होता है? Agreeing with the offer. Agreeing with the offer, right? मैंने ऑफर दिया कि I am offering to buy, he has accepted my offer. Acceptance. ठीक है? एक्सेप्ट. अच्छा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर what could be containing any term and condition? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर which could have any legal term and condition?
नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है किस में होती है? अग्रीमेंट में होती है या ऑफर में होती है? ऑफर कैन हैव एनी लीगल टर्म एंड कंडीशन, राइट? अग्रीमेंट के अंदर देयर इज नो एडिशनल टर्म एंड कंडीशन. अगर अग्रीमेंट के अंदर एडिशनल टर्म एंड कंडीशन है तो दैट इज अ काउंटर ऑफर. ओके, आते ही ओके. मैंने जनरल ऑफर दिया था कि आई एम ऑफरिंग टू बाय एनीबडीज मोबाइल फोन अंडर 10,000, राइट? कंडीशन अटैचेस 10,000. I am ready to buy. I am the offeree. Okay. तो मैंने बोला ऑफरर that I am ready to buy anybody of your phone below 10,000. ठीक है? इसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट करा. इसने बोला कि नहीं, मैं 12,000 में बेचूंगा, राइट? तो एक्सेप्टेंस के अंदर टर्म एंड कंडीशन आ गई, तो दैट इज नो मोर एन एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस अब मैं करूंगी. What he has done is counter offer. Okay. Hence what we say is offer के अंदर कोई भी legal term and condition हो सकती है and acceptance has to be absolute and unqualified. Acceptance has to be absolute and unqualified. मतलब acceptance के अंदर आप कोई additional term and condition नहीं डालोगे. डाल दिया तो counter offer कर दिया. काउंटर ऑफर कर दिया, देन आई एम इन द पोजीशन ऑफ द एक्सेप्टिंग दैट काउंटर ऑफर और नॉट. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. अब इसने बोल दिया कि मैं अपना फोन 12,000 में बेचूंगा, तो उसने भी तो काउंटर ऑफर ही कर दिया. आई विल बी एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग इट, राइट? तो ऑफर कैन हैव एनी लीगल टर्म एंड कंडीशन. एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो, ठीक है? अनक्वालिफाइड का मतलब होता है नो इफ्स एंड बट्स. एब्सोल्यूट पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो. एक दो टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दी, अगेन दैट इज एन काउंटर ऑफर. ठीक है? अनक्वालिफाइड इज नो इफ्स एंड बट्स, नो फर्दर कंडीशन अटैच्ड. ओके. जब ये दोनों हो जाती है तो दो पार्टीज के बीच आ गया प्रॉमिस. ठीक है? प्रॉमिस व्हेन कंबाइंड विद कंसिडरेशन. व्हाट इज कंसिडरेशन? एक ने बोला समथिंग इन रिटर्न. कुड इट बी इन कैश, मॉनिटरी टर्म्स, और इन काइंड ऑल्सो? बोथ. समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन की डेफिनेशन करेक्ट. समथिंग इन रिटर्न कुड बी कैश और काइंड. कैश और काइंड और बोथ. पार्टली कैश, पार्टली काइंड, दैट इज ऑल्सो ओके. फुल्ली कैश ओके, फुल्ली काइंड ओके, पार्टली एनी परसेंटेज 30%, 70%, दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक है? इधर आओ, इधर आओ. जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं देन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट कि अब दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज अग्री करती हैं इन लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर विद दिस मच कंसिडरेशन टू डू समथिंग. ठीक है? अग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लिखा आपने पेपर पे, उसका स्टैम्प करवाया, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. Agreement when enforceable by law becomes a contract. ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ये कहाँ से इतनी आवाज़ें आ रही हैं? ओके. फॉर एग्जाम्पल
This is just an hypothetical example. Do not apply it on to me or yourself. For example, मैंने बोला कि थर्ड सेमेस्टर में जिसके भी सब टॉप 5 परसेंटाइल में आएंगे, आई विल बी होस्टिंग अ डिनर फॉर देम. ओके, कि टॉप 5 परसेंटाइल में जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए आई विल बी होस्टिंग अ डिनर. ठीक है, आपने बोला हाँ ठीक है, जनरल ऑफर है, एक्सेप्ट भी हो गया है. रिजल्ट आ जाएगा तो डिनर इज काइंड ऑफ इन काइंड कंसिडरेशन, राइट? तो क्या ये अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बन गया? क्यों? क्या नहीं है? Some contracts can even be formed when spoken orally. Some contracts can even be formed when spoken orally. हाँ? क्यों? मेरा डिनर कराना इन काइंड कंसिडरेशन हो गया. समथिंग इन रिटर्न, मुझे टॉप 5 परसेंटाइल मिल रहे हैं, मेरा नाम जा रहा है कि हाँ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है. सोशल अग्रीमेंट्स, इवन व्हेन दे हैव ऑल द कंपोनेंट्स, मैंने साइन करके अभी लिखित में रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, राइट? अभी लिखित में साइन करके भी दे दिया, इवन देन दैट इज अ सोशल अग्रीमेंट. Social agreements are not enforceable by law. Social agreements are not enforceable by law. But, for example, कोई दो लोग बिजनेस मीटिंग करने के लिए जाते हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट में. वहाँ पे उसके बाद मीटिंग में सब कुछ बात हो गई है, वर्बली ओरली रिकॉर्ड हो गया है, कोई थर्ड पार्टी भी थी जिसने सब कुछ विटनेस किया है. ये सब होने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो सोशल अग्रीमेंट था, हम तो नहीं मानते. सो इस केस के अंदर दैट इज नॉट अ सोशल अग्रीमेंट. इंटेंशन दोनों पार्टीज के माइंड में क्या थी? टू फॉर्म सम बिजनेस अलायंस. जगह तब मैटर नहीं करती. ठीक है, ओके. वहीं पे तो देखो, एक अच्छा लॉयर कौन होता है? यहाँ पे कौन कौन लॉ करना चाहता है या कर रहा है? अच्छा लॉयर कौन होता है? Who find loopholes, जो इजीली लूप होल ढूंढ ले. I'll not talk on unethical terms here, but a good lawyer is somebody who can find loopholes. Loopholes किसी भी चीज़ में, कि आपने मुझे जो भी वारदात बताई, जो मुझे सामने वाले की वारदात पता है, उनमें क्या लूपहोल है, लॉ में क्या लूपहोल है, राइट? किस चीज़ में मैं कहाँ पे करके ट्विस्ट कर सकती हूँ चीज़ें. ठीक है, वही. ओके. देन business deals even in social setting can form a legal contract. Business deals done in a social setting, restaurant, park, right? दोनों की इंटेंशन वहाँ पे मैटर करती है कि हम यहाँ पे मिलेंगे एंड वील बी डिसाइडिंग फर्दर अपॉन कि हमें किस तरीके से फंडिंग रेज करनी है, कितना परसेंटेज शेयर किसको देना है, क्या क्या प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है. तो बिजनेस डील्स डन विद एन इंटेंशन ऑफ डूइंग द बिजनेस डील्स, तो उसके लिए आपके सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता. ओके, बट उससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था दैट वाज प्योरली अ सोशल अग्रीमेंट. मान लो आप लोग आ गए टॉप 5 परसेंटाइल, मैंने जहाँ पे बुलाया था आप सब लोग आ गए टॉप 5. आपने बोला, मैम ने बोला था कि लेट्स से अप्रैल की ये तारीख, फोन्स नीचे, ठीक है, अप्रैल की ये डेट, मैम ने बोला था कि हम यहाँ पे डिनर करेंगे. सब लोग पहुँच गए और मैं वहाँ थी नहीं, तो आप मेरे पे केस फाइल करोगे? नो, राइट? बिकॉज ये सोशल अग्रीमेंट.
मैं बोल भी तो रही हूँ इट्स सोशल एग्रीमेंट। मैम बट क्या एक अच्छा लॉयर कर सकता है? हाँ जी, जो शास्त्र में जो डील्स होती है वो सोशल एग्रीमेंट्स में आ सकता है। हाँ, शुरुआत में जो डील्स होती है जो आपको दिखाई जाती है, दोज आर नॉट कंप्लीट डील्स। उसके बाद भी मैम फिर वो मैंने सुना है उसमें बाद में वो डील कैंसिल कर देते हैं। बहुत बार होता है, यस, बिकॉज व्हेन दे गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ व्हाट द कंपनी इज अबाउट, व्हाट द फाइनेंशियल्स आर इन द कंपनी, देन वो डील को कभी कभी कैंसिल भी कर देते हैं, राइट? ठीक है, एनी डाउट इन दिस? What forms a contract? There has to be an offer, any legal term and condition. It has to be accepted, absolute and unconditional. That becomes a promise. Promise when combined with consideration in kind cash leads to an agreement. Agreement when enforceable by law becomes a contract. Right? Okay. Indian Contract Act के अंदर ही there are many things like parties to contract. Who could be the parties to contract? Can you be the party to contract with me? Sound mind. Okay, what is a sound mind? Anybody who? Who is expected to take rational decisions? Anybody who can take rational decisions is a person considered of sound mind. Okay, ठीक है. Sensible rational decisions, correct. For example, let's say, again a hypothetical example, I am in the state of drunkenness, right? I am intoxicated and you sign an agreement with me. Is that a valid agreement? Why? I am not capable of taking rational decisions at that point of time. Unsound mind, right? तो जो यहाँ पे बोल रहा था पागल, of course that is also one part of being an unsound mind, कि आपकी मेडिकल कंडीशन ही ऐसी है कि डॉक्टर ने ही घोषित कर दिया है कि नो यू कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजंस, या फिर फॉर द मीनवाइल द स्टेट ऑफ माइंड इज सच दैट यू कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजंस. नो डिस्कशंस अमंग्स्ट योरसेल्फ, लास्ट बेंच, नो डिस्कशंस अमंग्स्ट योरसेल्फ. अगेन लॉ हमेशा प्रूफ पे आधारित है. कोई भी लेट्स से वेरेवर आई हैव ड्रंक, उसका बिल है मेरे पास, राइट? और उसके आधे घंटे बाद ही मुझसे साइन करा लिया गया है, या फिर उस दौरान मुझसे साइन करा लिया गया है. अगेन प्रूफ्स, सम विटनेस, CCTV, somebody who would have seen something. Yes, यही तो लूप होल्स होते हैं कभी कभी. Okay, first is unsound mind backed by proof. Second, minor, no discussions. Minor cannot sign a contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है. माइनर कौन होता है? somebody who is below the age of 18. 18 साल से कम उम्र का इंसान इज अ माइनर, राइट? कैन माइनर साइन कॉन्ट्रैक्ट्स? सम कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ऑफ बेनिफिशियरी टू हिम और हर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देती हूँ, बताना कौन सा माइनर कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है. नंबर 1, minor taking a loan at 12% interest. Number 2, minor giving the loan at 12% interest. कौन सा माइनर कर सकता है, कौन सा माइनर नहीं कर सकता है? आराम से सोचो. टेक 30 seconds. टेक 30 seconds. Minor giving the loan at 12%, minor taking the loan at 12%. Minor taking the loan at 12%, minor giving the loan at 12%, और बाकी minor taking the loan at 12% interest rate,
इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माइनर को ज़्यादा वापस करना पड़ेगा. नॉट ऑफ बेनिफिट ऑफ इन द फेवर ऑफ माइनर. माइनर गिविंग द लोन एट 12% और एनी अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ बेनिफिट टू हिम, राइट, हेंस ही कैन डू दैट. तो माइनर अगर लोन ले लेता है, माइनर अगर लोन ले लेता है, दैट इज कंसिडर्ड एज void ab initio, मतलब Void from starting. wrong from the very beginning, not operative in the eyes of law from the very beginning. ab initio का मतलब from the initial stage. अच्छा, ये 3 टर्म्स अभी इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, राइट. बट अगर माइनर लोन देता है और सामने वाली पार्टी मना कर देती है कि ये तो माइनर से लोन लिया है, हम नहीं वापस कर रहे, देन माइनर कैन फाइल द केस ऑन दैट पार्टी. दे दिया, लेट्स से आप फ्रेंड, आप 20 साल के थे, मैं 18 साल की, राइट. आपने मुझे लोन दे दिया, फ्रेंड, बैंक ने नहीं दिया, नहीं. मनी लेंडर्स का सोशल अग्रीमेंट थोड़ी ना होता है. नहीं. अगर माइनर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे. माइनर ने उधार लिया, फर्स्ट माइनर उसकी वर्ल्ड ट्रिप करके आ गया. सेकंड, माइनर ने उसकी एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी. फर्स्ट केस के अंदर नथिंग इज ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर. आप कुछ वापस ले ही नहीं सकते उसके हाथ से, उसने खर्चा कर दिया एक्सपीरियंसेस पे. नथिंग कुड बी रिकवर्ड बैक. सेकेंड केस के अंदर समथिंग कुड बी रिकवर्ड बैक फ्रॉम द हैंड्स ऑफ माइनर विच इज अ कार. तो लॉ कोर्ट इस केस के अंदर ये बोल सकता है कि जो ओरिजिनल लेंडर है, आप प्लीज़ अपनी गाड़ी ले लो, उसको बेच के अपना जो भी भरपाई होती है वो कर लो. ठीक है. बट ये कैसे प्रूव करेंगे कि क्या फाइनल के लिए बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल होगा? माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? माइनर पार्टनर, हाँ, ये बेनिफिशियल है. माइनर कुड बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, नॉट फॉर द लॉसेस. ठीक है, नॉट फॉर द लॉसेस. सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट लेगा. लॉस अगर होगा तो वो उसमें कुछ भी अपने पॉकेट से नहीं देगा. Hence, a general statement that minor can enter into contracts which are of benefit to him or her. ठीक. Third party or a list of parties who cannot enter into contract are. मैंने देखी तो ना, माइनर इज ऑलवेज लेस देन 18 इयर्स फ्रॉम, या कोई लॉ ऐसा है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है? 18 years से कम ही. एक्टिव 18 इयर्स, 31 इयर्स का किसी केस में नहीं. सर वो मैरिज वगैरह एक्ट्स के अंदर लाइक नहीं, मेरा मतलब माइनर आप डिफाइन करें 18 इयर्स से छोटे ही वाला. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि 21 साल से कम वाला भी तो माइनर है, वो किस केस में है? मैरिज या फिर, हाँ मैरिज या फिर ड्रिंकिंग, उसको माइनर ही डिफाइन करेंगे. उसको हम माइनर नहीं डिफाइन करेंगे. माइनर इज 18 बिलो. अदर केसेस के अंदर ही और शी लेट्स से ड्रिंक करने के केस के अंदर 25 साल, तो दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू लाइक ऑर्डर ड्रिंक्स अगर वो 24 साल का है, 23 साल का है. माइनर इज 18 बिलो. इनएलिजिबल हो जाता है पर्सन. माइनर का डेफिनेशन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज 18 बिलो. एज पर अदर एक्ट्स इट कुड बी डिफरेंट. अगर आप ड्रिंकिंग के केस में अगर जा रहे हो तो 25 से कम एज, दैट पर्सन कैन नॉट ऑर्डर द ड्रिंक्स. 25. नहीं, मेरा मतलब माइनर की डेफिनेशन सिर्फ 18 साल से नीचे ही नहीं रहेगी. I'll look that. I'll look into it, sir. I'll look into it. Okay.
What are the other cases in which a person is disqualified from entering into contracts? Yes. When a person is bankrupt or in the state of insolvency, then that person cannot enter into contracts which are related to their property matters, या फिर जिसमें भी बैंक ने स्टे लगा दिया है, जिसने भी कोई भी, let's say a person has become insolvent. When a person has become insolvent, insolvency का मतलब when a person is not able to repay the loans or liabilities, that person has become insolvent. When the person has become insolvent, तो अगर let's say बैंक कोर्ट के पास केस गया, तो बैंक could be directed कि इसकी प्रॉपर्टीज पे स्टे लगा दो. So that person cannot buy or sell properties without the permission of court, बैंक. ठीक है, पहले उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, देन उसके बाद ही वो बेच या खरीद सकता है ऐसी प्रॉपर्टीज रिलेटेड मैटर्स. तो हेंस यहाँ पे भी क्या हो गया, दैट पर्सन हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट हैज बिकम डिसक्वालिफाइड इन सम मैटर्स, राइट. एलियन एनिमी, alien, who is an alien? Somebody who is outside the Indian territorial borders. इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, राइट. बट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एलियन. यहाँ तक अभी सिर्फ एलियन है, आगे वाली टर्म भी तो है एनिमी, राइट. वॉर लाइक कंडीशंस हैं दो कंट्रीज के बीच, तो ड्यूरिंग दोज वॉर लाइक कंडीशंस those two parties or those two countries or those two companies cannot buy or sell from each other, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो जाता है कि कार्टल्स में क्या आ रहा है. जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी null हो जाते हैं. लेट्स से अभी है 2024, कॉन्ट्रैक्ट आपका बना था लेट्स से 2021 से 25 तक का, राइट. 24 में ही वॉर शुरू होके ख़त्म हो गया. तो फॉर दैट टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वॉर वॉज देयर, तब के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हॉल्ट पे आ जाते हैं. यू विल नॉट बी बाइंग और सेलिंग एज पर दी प्रीवियसली स्टेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. आफ्टर द वॉर हैज एंडेड, येस यू कैन रिवाइव दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों पार्टीज दोनों कंट्रीज की रजामंदी के बाद. यस, रिन्यू कराना पड़ेगा. यस, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट वाला चल रहा है और पेपर खत्म हो गया है. फॉर एग्जांपल 46 नेगोशिएशन ठीक होती है, उसके बाद वो मोस्ट फेवरेट और इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट को या पुट ऑन होल्ड और दे आर पुट ऑन होल्ड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स. जब टाइम्स ठीक हो गए हैं, दोनों पार्टीज दोनों कंट्रीज के बीच सिचुएशंस ठीक है, देन दोनों कंट्रीज के ऑफिशियल्स एंड कंपनीज बात करेंगी, देन उसको रिवाइव किया जा सकता है. अब उस पार्टी का देखो, उसने जो भी फ्रॉड किया वो इंडियन बाउंड्रीज के अंदर करा है, राइट. इंडियन लॉ के अंदर करा है, बाहर तो नहीं लेके जा सकते उसको, या फिर उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी कंट्री का ये तो नहीं कर सकते, या तो उसने बहुत ही मेजर क्राइम किया है. हमारी कंट्री के अंदर अगर उसने करा होता ये, उसने लॉस बैलेंस शीट सब कुछ शो कर दिया है, उसने वो जो भी उसको सब्सिडी या फिर जो भी उसने कंट्रीब्यूट करना था टैक्स में इंडिया में कर दिया है. अब उसने बाहर कोई शेल कंपनी खोली है या बाहर और कोई कंपनी खोली है, वो उसका अलग मैटर है, वो कंपनी उस कंट्री के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड है.
इंडिया कैन नॉट, नहीं, ओके। The next act that you will be covering is Sales of Goods Act. Sales of Goods Act, Indian Contract Act का ये brief था. Second is Sales of Goods Act. No discussions amongst yourself, please. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितना आपने पढ़ाया नहीं, अभी और भी है. I am just giving the brief of the entire syllabus. It doesn't participate in the act, but does from Everybody, does the act change? ये हमें अभी नहीं clear है. Indian Contract Act का brief था ये. It is not the entire Indian Contract Act. There are lots of other things that are there in this act. अच्छा, basic terms भी हम अभी कर ही लेते हैं. Void, valid, voidable. Void क्या होता है? Anything which is wrong from the very beginning, which is void ab initio. ठीक है. Void agreement, void contract. क्या फर्क है? Which is wrong from the very beginning? Void agreement या फिर void contract? Void agreement, या फिर void contract, which is wrong from the very beginning? Agreement. अगर हम void agreement बोलते हैं तो मतलब it is wrong from the very beginning, initial stage. Maybe party minor है, maybe party unsound mind है, maybe जो terms and conditions है those are not legal, right? Smuggling के लिए. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? Sir, agreement is, as I stated, offer plus acceptance is promise. Promise plus consideration is agreement. Agreement when enforceable by law is a contract. So there could be social agreements also which are not enforceable by contract. थोड़ा सा स्लो. तो ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था इसलिए I thought that you would also there. हाँ जी हाँ जी. तो agreement is basically, agreement could be a social agreement also, right? Social agreement like मेरे को मेन डिफरेंस बता दो. agreement is दो parties agree कर रही हैं. मैंने बोला कि let's have a dinner tonight. अगर आप इतने से ज़्यादा percentage लेके आते हो तो I'll be offering you a dinner. Social agreement not enforceable by law. उसको मैं enforce लिखित में या फिर recording करके उसको कुछ legal term and condition दे देती हूँ. That becomes a contract. Contract अगर नहीं होता है fulfill, दूसरी party can file a case on the other party. Right? Agreement अगर fulfill नहीं होता है तो there is no legal remedy available to any of the parties. यदि एग्रीमेंट होता है तो लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है. नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सिबल उसमें आप कुछ लीगल एलिमेंट डालते हो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. मैडम मैं थोड़ा सा हमने थोड़ा सा अभी थोड़ा दिन पहले ये पढ़ाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. हाँ जी एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है. हाँ जी. फॉरवर्ड तो फाइल तो दोनों में हो सकते हैं, लिटिगेशन दोनों में जा सकते हैं. बट बोथ ऑफ यू आप तो बोल रहे दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट है. नहीं, एक एग्रीमेंट है, नाम उनका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है. हाँ. एक को एग्रीमेंट डिफाइन करता है, एक को कॉन्ट्रैक्ट. वो अग्रीमेंट इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी कोई फ्यूचर इज लाइक एज पर देयर इज सम लीगल टर्म्स, देयर इज सम एक्ट गवर्निंग इट. एक ओटीसी होता है. वो दो आदमियों के बीच में आपस में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है. और फ्यूचर में क्या है कि एक थर्ड पार्टी एक्सचेंज की आ जाती है. राइट. तो वो जब वो आता है तो वो तो एक रेगुलेटेड है और एक अनरेगुलेटेड है. एक अनरेगुलेटेड वाले को भी उसने बोला कि वो
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है? If it is an agreement, why it is a forward contract? ओके तो अगर लेट्स से हम दोनों ही अग्री करें, लेट्स से फॉरवर्ड में दो आदमियों के बीच में, फ्यूचर में एक रेगुलेटर भी आता है, राइट 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 जो जिसमें रेगुलेटर आता है दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और उसको बोलता हुआ एग्रीमेंट है। बट आप बोल रहे हो कि वो भी एप्लीकेबल लीगल टर्म्स में एप्लीकेबल होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी, फॉरवर्ड अग्रीमेंट भी लीगल है, आप ये बोल रहे हैं राइट, एंड दूसरा भी लीगल है, आप बोल रहे हो दोनों ही लीगल है राइट। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि उसने बाहर में एक का नाम उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, एक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ये साथ में डिफाइन किया है कि जो फॉरवर्ड है दैट इज एन एग्रीमेंट, दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई इट इज सो? सर क्योंकि उसको कोई थर्ड पार्टी रेगुलेट नहीं कर रही है, बट अगर हम दोनों भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि मेरे बाग में इतने मैंगोज उग रहे हैं, आगे जाके आपने बोला कि मैं खरीदूंगा, ये लो लिखित में आपने दे दिया, कंसिडरेशन है, प्रॉमिस है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, आई कैन फाइल अ केस ऑन यू इवन व्हेन दिस इज नॉट अ लीगल, मतलब ये मैंगो का बागान मेरा कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है राइट, जैसे कि आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है कि ओनली दोज पार्टीज विच आर रेगुलेटेड कैन डू द सेल एंड परचेज, यहाँ पे नहीं है, बट हम दो पार्टीज तो लीगल काम कर रहे हैं, दी सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो लीगल, लेट्स से मैंगोज बेच रही हूँ मैं, तो आपने बोला कि मई के महीने में, जून के महीने में जितने भी आम उगेंगे आप मुझे इतने रेट पे दे देना, ये हमारा अलग से अग्रीमेंट हुआ है, वी कैन मेक इट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन माय मैंगोज आर नॉट बीइंग रजिस्टर्ड इन सम थर्ड पार्टी रेगुलेटरी फॉर्म, जो कि आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे गोल्ड, MCX, आप उस पर डील कर सकते हो, रेगुलेटेड है, अलाउड है। ओके, बैक टू द क्लास। वॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही गलत है, मे बी वन ऑफ और मोर कंडीशंस ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग राइट। यस, जब ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम पहले ही होगी तो कोई वी आर सेइंग ये एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं। आप किसी के साथ भी आप ड्रग डीलिंग के साथ अग्रीमेंट कर सकते हो राइट, इट इज एन अग्रीमेंट इलीगल, hence it is void ab initio. Agreement is what? Two people agreeing on to something, that's it right, Either be legal or illegal, right, legal, illegal, social या फिर business does not matter, anything could be an agreement। कौन सा लॉ बनता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो उसमें से हमें रिफाइन करना पड़ेगा राइट। देन व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अग्रीमेंट से बनता है? हम बाद में उसको कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लेंगे, लॉ जब होता है तो कोई लॉ में अगर प्रॉब्लम होता है उसके चलते अगर आपका एग्रीमेंट डिसएग्री होता है ना, Okay. Void agreement is void from the very beginning. Maybe the parties, maybe the rules, maybe the terms, maybe the subject matter was wrong. ठीक है, तो आपका अग्रीमेंट ही गलत हो गया शुरू से। Void contract is made from valid agreements, but due to certain circumstances, it has now become void. Due to certain circumstances, it has now become void. Last bench. Circumstances could be like change of law. मैं पहले जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ड्रग्स बेचती थी, दोज वर लीगल, सरकार ने बोल दिया कि नहीं ये अब नहीं बेच सकते, तो मेरा जिस पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, नाउ दैट हैज बिकम वॉइड राइट। तो चेंजेस इन लॉ, लेट्स से वन ऑफ द पार्टीज डाइड, perfectly valid contract now has become void, हो ही नहीं सकता complete right। या फिर subject matter, let's say there was an antique painting coming from Europe to India,
वो बीच में ही सी वॉयज में डूब गई. परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नाउ हैज बिकम वॉइड. इसमें रेस्टिट्यूशन का बेनिफिट होता है. रेस्टिट्यूशन इज कि जो लेट्स से एक पार्टी को कुछ फायदा मिला है वो वापस करना पड़ेगा. कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म बनाया था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, एडवांस आपने 4 साल का दे दिया है, दूसरे साल में ही लॉ चेंज हो गया, तो आपको वापस पैसा करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सेकेंड टर्म इज वैलिड. वैलिड का तो सिंपल मीनिंग है दैट ऑल द लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस which have to be there, all the essentials which have to be there are there in a contract, hence it is a valid contract. Voidable, इसका क्या मतलब है? वैलिड Okay. Choice. Who said choice? Partially valid but can be categorized as void. इसको क्लियर करके void बना. Okay. For example, क्या लिखा है ये? What is it? मैम फोर्सफुली एनफोर्सिंग द फिजिकल मेंटल थ्रेट यूज करना दूसरी पार्टी के ऊपर. कोर्जन. अगर आपने ये नहीं करा तो हम ये कर देंगे, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करा तो हम आपकी फैमिली मेंबर्स को हार्म कर देंगे. धमकी, थ्रेट. राइट. इस केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आई कोर्स्ड हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कि ये करो अदरवाइज आई विल हार्म वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं. Right, that if you do not sign this contract I will harm somebody from your associated family. Right, उसने डर के मारे साइन कर दिया. Right, अब साइन करने के बाद the aggrieved party or the suffering party can file a case on me with some evidence or choose to stay silent. Hence the contract is voidable on his part, on the part of aggrieved party, which is also known as suffering party. सफरिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहते हैं चुप रह के, या कोई केस फाइल करना चाहते हैं और वॉइड बना देना चाहते हैं. सो फॉर नाउ व्हेन आई हैव कोर्स्ड हिम, थ्रेटन्ड हिम, फॉर नाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज पार्ट इज वॉइडेबल. ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आगे क्या करता है. वैलिड रखता है चुप रह के, 5 साल तक चुप ही रहा, उसके बाद उसे लगा कि चलो केस फाइल करते हैं, टाइम पीरियड हैज elapsed. राइट, लॉ भी बोलेगा इतना लेट क्यों याद आ रहा है. 1 हफ्ते के बाद ही अंतरात्मा जाग गई, लगा कि नहीं केस फाइल कर देते हैं विद सम एविडेंस. लेट्स से उसने ढूंढना शुरू करा कि कोई आया था, सीसीटीवी कवरेज, कुछ गन दिखी थी, कुछ हुआ था, कुछ भी. राइट, दैट कैन बिकम वॉइड. ठीक है, तो उसका जो भी साइन था वो इनवैलिड हो जाएगा फिर, जो कि उसकी मर्जी के बिना हुआ था. ठीक है, ओके. So this is voidable. Any doubt in any of these 3 terms? Question आपका एग्जाम में आता है regarding these 2. Coercion was one of the example of a contract becoming voidable. ठीक है, ये सेक्शन लिखना कितना इम्पोर्टेंट है मैडम हमारे तो पर एमबीए कर सकते सर. लाइक आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सारी सेक्शंस याद करना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और फीजिबल भी नहीं है, हो ही नहीं सकती सारी सेक्शंस याद. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे अगर कोर्जन और अंडू इन्फ्लुएंस इन सब का आप याद कर लो तो बेटर रहेगा. गलत नहीं लिख के आनी है, नहीं लिख के आओ ठीक है. मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे एमबीए स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए इसकी नॉलेज होना जरूरी है या सेक्शन लिखना भी पूरा डिटेल में, तो और फिर उसके बाद जितना आपको समझ आ जाए उतना आप वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करें। सेक्शन लिखोगे तो बेटर रहेगा, नहीं लिखोगे कुछ नेगेटिव नहीं होगा। सेक्शन लिखोगे, सही उसको एक्सप्लेन करोगे, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बेटर मार्क्स मिलेंगे। नहीं लिखोगे, लेट्स से 20% ही सेक्शंस लिखिए चलेगा, सही लिखिए, rather than 50% ऑफ द टाइम्स यू हैव मेंशन समथिंग और सारी गलत हैं, वो गलत रहेगा। ठीक है, तो अगर नहीं लिखनी है मत लिखना, अगर नहीं याद करनी है नहीं याद करना है, बट अगर लिखनी है। मैं इसलिए पूछा कि अभी तक कोई सेक्शन का जिक्र नहीं हुआ, अभी तक मैं जितनी देर बैठा कोई सेक्शन जिक्र नहीं हुआ, मैंने कहा लिखना जरूरी नहीं है क्या? सर अभी तो मैं एक सिलेबस का ही ओवरव्यू दे रही जैसे वाइड और वाइड कहीं ना कहीं तो डिवाइड होगा किसी सेक्शन में। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? लाइक आई एक्सप्लेन राइट नाउ। तो ओके, ऑल राइट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीफ। सेकेंड इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर व्हाट आर द मेन थिंग्स? दिस इज जस्ट अ ब्रीफ। Okay. Second is Sales of Goods Act 1930. What is it about? जिन्होंने पढ़ा है बिजनेस लॉ? क्या? लाउड एंड क्लियर बोलो बोलो बोलो। से नो बोलो बोलो क्या होता है? व्हाट वर यू सेइंग? Sales of Goods Act basically talks about three things: sale, agreement to sell, goods. Sale क्या होता है? Agreement to sell क्या होता है? या फिर agreement to buy could also be taken. And goods क्या होते हैं? इन्हीं तीन conditions, इन्हीं तीन definitions, इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में आपका Sales of Goods Act है. What is a sale and what is an agreement to sell? Sale, transaction completed, sale हो गई है. Agreement to sell at a future date, agreement, right? Goods क्या होते हैं? Tangible things, goods. Intangible like services, electricity. एक एक करके please, not in chorus. Software can also be a Software can be a good, yes. Services, yes. Electricity, yes. Water, yes. Goodwill, yes. Intellectual property is goodwill, yes. Share and stock, okay, yes. Crops, that's tangible. anything which is movable and quantifiable is a good. Okay. Money deposited in the bank. Money kept in the locker. Rare coins. Currency in circulation. Currency in circulation is not a good. Currency which is antique is a good. ठीक है? क्यों? नेचर चेंज हो गया एंड वो ज़्यादा वैल्यू पे बिकती हैं. रेयर एंड एंटिक कॉइन्स. ठीक है? एंटिक है वो. दोबारा बोलो.
money kept in a locker as compared to money deposited in a bank, which is a valid good? मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक आपको सेम तो नहीं मिलेगा, सेम नंबर वाला मनी वापस नहीं मिलेगा अगर आप डिपॉजिट करते हो अपना पैसा तो दैट इज नॉट अ गुड. मनी केप्ट इन द लॉकर या फिर एनीथिंग केप्ट इन द लॉकर इज कंसिडर्ड एज गुड. आप उसके लिए पे कर रहे हो. ओके अगर लॉकर में से कुछ गायब हो जाती है चीज़ें ड्यू टू द बैंक्स फॉल्ट, बैंक इज लायबल टू पे अप टू समथिंग. ठीक है. पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा क्योंकि आपको गारंटी उससे ज़्यादा मिलेगी ही नहीं. नेक्स्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट का न्यूअर वर्जन क्या है? LLP. पुराना वाला पार्टनरशिप एक्ट ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड द न्यू फॉर्म विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. राइट. क्या फर्क है दोनों में? लायबिलिटी एज अ नेम सेज. पुराने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर देयर वाज अनलिमिटेड लायबिलिटी. Who can explain me unlimited liability? By the show of hands, unlimited liability is what? Right? Unlimited liabilities are the person's bank balance, घर, गाड़ी, बंगला. Everything could be sold off to pay back the liability. ठीक है. Limited liability is जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है या फिर प्रॉमिस किया है कंट्रीब्यूट करने के लिए अप टू दैट अमाउंट. दोबारा बोलो. PPF, I'll see that. अनलिमिटेड लायबिलिटी में फैमिली मेंबर्स भी छोड़े. What? अनलिमिटेड लायबिलिटी में फैमिली मेंबर्स के एसेट्स भी छोड़े. किसके? जो पार्टनर्स की फैमिली. नो, जो उसके नाम पर है वो. हाँ बोलो. पार्टनरशिप में शेयर होल्डर्स ही तरीके से होते हैं ना. ओके. मान लीजिए शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट. हाँ. मान लीजिए कि मैंने बैंक से लोन लिया और उसको बदले में अपनी इक्विटी दे दी, सेइंग कि यू बिकम माय पार्टनर एंड लेटर ऑन इफ आई डिफॉल्ट, तो क्या इस बैंक विल बी लायबल टू पे ऑफ माय लायबिलिटी? नो 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 बिकॉज इट इज पार्टनर इन दैट थिंग. नो. ओके. क्यों बातें हो रही हैं? ये तीन लोग अलग अलग बैठो. पीछे जाओ या आगे आओ. सेकंड शिफ्ट. ओके. नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट. व्हाट इज कंपनी? कंपनी कॉर्पोरेट से कैसे डिफरेंट है? What is a company? How is it different from a corporate? कंपनी क्या होती है? Which is formed as per the Companies Act 1956 या 2013, whatever is applicable. Corporate is what? Corporate could be any body corporate.
people coming together and doing something of their common objective, which is around their common objective. पैसा डाल रहे हैं, 5 लोग साथ में आए और एक common objective को अचीव कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं. दैट कुड बी अ कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी आ सकती है. कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, राइट. कॉर्पोरेट के अंदर आपका व्हाट? कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर लीगल एंटिटीज आती है, राइट. लेट्स से कॉर्पोरेट इज नॉट अ लीगल एंटिटी. कॉर्पोरेट के अंदर लीगल एंटिटीज की टर्म्स होती हैं. फॉर एग्जांपल हम कॉर्पोरेट हैं. कॉर्पोरेट किस चीज़ के? एनजीओ है, रजिस्टर्ड है. पीपल कमिंग टुगेदर, गिविंग मनी रिक्वायर्ड एंड देन डूइंग समथिंग इन कॉमन. ठीक है. सोसाइटीज़ हैं, सो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं कॉर्पोरेट. पीपल कमिंग टुगेदर, पूलिंग देयर फंड्स, डूइंग समथिंग इन कॉमन. But company is what? Which is specifically formed as per Companies Act. ठीक है? Okay. Companies के types. Public company, private company. What is a public company? Do you really think कि मुझे जब सब बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है कुछ? Kindly raise your hands if you want to say something. Okay. What is a public company? 51% share government को. That's a government company. Company which has opened up for public, मतलब पब्लिक उसमें फंड इन्वेस्ट कर सकती है. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ओपन हो चुकी है. दैट इज अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी गारंटी. हाँ बोलो बोलो. आगे आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ बोलना है. इधर आओ. जिसको ज़्यादा बोलना है वो आगे आ जाए प्लीज़. आई कैन नॉट लाइक इतना प्रेशर डाल के कि हाँ तुम क्या बोल. आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत जगह है. आगे आओ. व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी? जीरो. Public as a form of private is formed between people and they have shares. They have divided up shares between them. No one can invest outside of this company, and they are a legal entity. Private company always put private and limited on their name at their Private company, the company which has fixed or few number of investors into them, जो कि पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुई है. नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन एंड फिक्स्ड. पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है. प्राइवेट के अंदर 200, 2 से 200, 200. पहले 50 थी, 2013 में उसको रिवाइज करके 200 कर दिया गया है. पब्लिक कंपनी के आगे क्या लिमिटेड मेंशन होता है? क्या प्राइवेट कंपनी के आगे लिमिटेड मेंशन होता है? प्राइवेट लिमिटेड. पब्लिक के आगे लिमिटेड ना भी मेंशन हो तो वी अज्यूम दैट इट इज अ लिमिटेड कंपनी, राइट. प्राइवेट कंपनी के आगे लिमिटेड होना जरूरी है टू शो दैट इट इज अ कंपनी विच हैज लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है? ओके. 1 पर्सन कंपनी. एक एक करके. डू नॉट स्पीक इन कोरस एंड डू नॉट स्पीक अमंग्स्ट योरसेल्व्स, राइट. सोल प्रोप्राइटर एंड ओपीसी में क्या फर्क है? सोल प्रोप्राइटर एंड 1 पर्सन कंपनी में क्या फर्क है? अब
Sole proprietor is registered or one person company is registered? One person company is a registered form of sole proprietorship. Sole proprietorship was not registered. Company as a one person company under Companies Act. ठीक है, अगर आपको अकेले ही बिजनेस करना है, राइट, या तो एक होता है कि घर के बैकयार्ड में शुरू कर दिया बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, रजिस्टर कहीं नहीं हुआ. अकेले रजिस्टर करना है, वन पर्सन कंपनी एज अ रजिस्टर कर सकते हो. जितने भी मर्चेंट्स के पास जीएसटी नंबर है वो 1% कंपनी मोस्टली होता है. हाँ, वो ओपीसी एज अ रजिस्टर्ड होते हो. अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं है, ओनली जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसमें ओनली जीएसटी नंबर हो तो मैं जीएसटी नंबर तभी होता है जब कंपनी हो तभी तो जीएसटी मिलेगा. सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर. मेरे पास जीएसटी है, लेकिन मैं सोल इसमें रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ. ओके 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 ओके, ऑल राइट. कंपनीज के अंदर पब्लिक प्राइवेट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? पब्लिक के अंदर 3, प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम दोनों के अंदर मैक्सिमम दोनों में 15. प्राइवेट कंपनी 2 दोज 2 पीपल मिनिमम जो कि पार्टनर्स हैं, वही आपके डायरेक्टर भी बन सकते हैं. आपने बताया था कि पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक मतलब पैसे लगाते हैं. मान लीजिए कोई कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में पहले listed हुई, बाद में अनलिस्टेड हुई, क्या वो तब भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी? हाँ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. ओके, ये मदर डेयरी लिमिटेड कॉर्पोरेटर. अमूल इज अ कॉर्पोरेटर. मदर डेयरी आई थिंक इज अ कंपनी. लिमिटेड कंपनी आपने अभी बोला ना, जिस गवर्नमेंट की जिसका आगे लिमिटेड नहीं लगा हुआ एज्यूम करके, तो कहते हैं एज्यूम मदर डेयरी लिमिटेड. मदर डेयरी अब हाँ, अगर उस प्रॉपर उसका लीगल नेम क्या है वो हमें देखना पड़ेगा. इफ यू कैन गूगल मदर डेयरी का लीगल नेम क्या है, फुल लीगल नेम. Can a public company ever be converted into a private company? नो, प्राइवेट कुड बी इनटू पब्लिक. No, मैं पब्लिक को प्राइवेट करने के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स कर ले अगर कोई एक इन्वेस्टर, जैसे ट्विटर के साथ, जैसे ट्विटर के जनरली नो, क्योंकि बहुत सारे अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं विच हैव टू बी केटर्ड टू. कंपनी इलॉन मस्क ने ऑफर दिया बहुत सारे शेयर बायबैक करने का, एंड दैट्स हाउ ही, ओके. बट ये नहीं पता कि वो पब्लिक से प्राइवेट हुआ क्या. क्या नाम है पूरा? मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड, नॉट अ पब्लिक कंपनी एट. ये गवर्नमेंट की नहीं है. It's written it's government. गवर्नमेंट का शेयर उतना होगा 51% से ज़्यादा. पब्लिक कंपनी एंड सरकारी कंपनी में फ़र्क है. व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? वो तो what you are saying, 51% शेयर होंगे उसके गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट कंपनी होगी. मैं ये कहता हूँ जैसे मदर डेयरी का ले लें, तो वो तो कह रहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड. तो हाउ इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी देन? इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी इसलिए कहता हूँ कि कुछ कोटा रिजर्व किया हुआ है इन्होंने आर्मी पर्सनल के लिए, जो बोर्ड के लिए, ओके, वो प्राइवेट कंपनी के लिए तो मैंडेटरी नहीं है. नहीं है. इनके लिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो चलो मैं मानता हूँ क्या है, कोटा है, इसलिए कह रहा हूँ. ओके ओके, आई लुक इनटू इट. ओके. या अब डीएमएस है, दिल्ली मिल्क स्कीम है, इट इज ए लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये कैसे चेक करेंगे? बेसिकली तो नाम से ही पता लग जाता है और उनका शेयर होल्डिंग से पता लगता है. ऐसे नाम आप बोल रहे हो दिल्ली मिल्क कंपनी, डीएमएस राइट, डीएमएस. हाँ, तो उसको नाम से तो एज एन नहीं पता लगेगा, उसका हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि कितना किसने शेयर ले रखा है.
राइट, कितना प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, कितना सरकार के पास है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, उसका हमें AOA MOA देखना पड़ेगा MCA की वेबसाइट पे जाके। ओके, नेक्स्ट एक्ट इज कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट, व्हाट इज दिस एक्ट अबाउट? कॉम्पिटिशन एक्ट CCI। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? मैम जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था तो इन्होंने भी CCI से परमिशन ली थी। हाँ, यस, वो लिया होगा। तो सारे मर्जर्स से पहले CCI अप्रूव्स दोज मर्जर्स। सारे एक्विजिशन से पहले CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स दोज एक्विजिशंस। क्यों? जिससे मोनोपोली ना ताकि मोनोपोली ना बन जाए और एक ही कंपनी मेजर कंपनी बन के अनलिमिटेड या फिर मनचाहा प्राइस ना चार्ज करे। ठीक है, गूगल की डोमिनेंस पोजीशन के ऊपर एक केस हुआ था, दैट गूगल इज अब्यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन। राइट, इसके बारे में पढ़ना कि हाउ गूगल डोमिनेटेड एंड अब्यूज्ड देयर डोमिनेंट पोजीशन। दो चीज़ें करता है CCI। वन, it regulates the combinations, mergers, acquisitions, takeovers. Second, it regulates the companies in the dominant position, ताकि वो अपनी dominant position को abuse ना करे। Right? Dominant position and combinations, ये दो पार्ट हैं which CCI looks into. CCI किसके अंडर बॉडी बनी है? अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इससे पहले क्या कोई एक्ट था? हाँ था, MRTP एक्ट। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट 1969। उसके बाद अब 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट रिवाइज हुआ। ठीक है, MRTP एक्ट का भी यही मतलब है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, वन कंपनी बाय एक्वायरिंग द अदर शुड नॉट बिकम अ मोनोपोली, hence this act used to regulate that. CCI भी अब यही करता है अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है।